नमस्ते दोस्तों। आज हमें इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इतिहास के अंदर भी हम पहला ही टॉपिक लेंगे प्राचीनतम इतिहास के अंदर और प्राचीनतम इतिहास का हम टॉपिक लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा टॉपिक होगा आज कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता पहले बात तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ी सभ्यता है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम उपभागों के अंदर इसको हमें 5-6 टुकड़ों के अंदर इसको हमें बांटकर हम यहाँ पर पढ़ने की चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम उपखंड करें यानी उपभाग करें तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का तो पहले हम देखेंगे इसका एक तो परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता का हम क्या देखेंगे? पहली बार है सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम देखेंगे। काल क्रम देखेंगे। काल क्रम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे इसकी सभ्यता के अंदर ही अवस्थिति देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर स्थित थी यानी इसकी अवस्थिति लोकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथी बात हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम हमने देख लिया। इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे यानी इसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी, उत्पत्ति कहां पर हुई थी यानी यहाँ के लोग कौन से हुआ करते थे। चौथी बात देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सामाजिक जीवन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ही आर्थिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, इनका धार्मिक कैसा था, धर्म के ऊपर भी इसका विश्वास किस आधार पर हुआ करता था। और अंतिम टॉपिक देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस आधार पर हुआ था। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय की बात करें हमें तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों के अंदर फैली हुई थी। कितने देशों में फैली हुई थी? 3 देशों के अंदर फैली हुई है। कहां कहां पर है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 3 देशों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। यानी इसके लगभग 1000 से ऊपर इसके हमें यहाँ पर स्थल प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से सर्वाधिक स्थल हमें कहां से मिले हैं? भारत से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हमें कहां से मिले हैं? पाकिस्तान से मिले हैं और अफगानिस्तान से भी हमें इसके स्थान प्राप्त हुए हैं। अगर हम देखें तो भारत से इसके लगभग 925 स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत से अगर हम बात करें तो इसके कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? 25 स्थल प्राप्त हुए हैं। 925 स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी हमें 475 स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान से हमें कितने स्थल प्राप्त हैं? 475 स्थल प्राप्त हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से हमें कितने स्थल प्राप्त हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। हमसे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान से में कितने स्थल प्राप्त हैं? तो 2 स्थल प्राप्त हैं। और ये 2 स्थल भी कौन कौन से हैं? सुरतगोई और मुंडीगाक। सुरतगोई और दूसरा कौन सा है? मुंडीगाक। मुंडीगाक कौन सा स्थल है? मुंडीगाक। एक कौन सा है? सुरतगोई। तो अफगानिस्तान से हमें कितने स्थल प्राप्त हैं? 2 स्थल प्राप्त हैं। एक तो सुरतगोई और एक कौन सा है? मुंडीगाक है। पाकिस्तान से हमें इसके कितने स्थल प्राप्त हैं? 475 स्थल प्राप्त हैं। और साहब भारत से हमें कितने स्थल प्राप्त हैं? तो भारत से 925 से ऊपर स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। इसी सिंधु घाटी सभ्यता के हमें स्थल प्राप्त हैं। कई बार यह भी आ जाता है कि सभ्यता और
सिंधु घाटी सभ्यता और एक आती है हमारी संस्कृति, यानी सभ्यता व संस्कृति। इस सभ्यता व संस्कृति में अंतर क्या होता है? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सभ्यता व संस्कृति में अंतर क्या होता है। एक सभ्यता तो स्थान विशेष के ऊपर होगा और स्थान विशेष भी कैसा होगा? वृत्त क्षेत्र पर होती है, वृत्त क्षेत्र पर होती है क्या? सभ्यता। लेकिन संस्कृति एक व्यक्ति विशेष हुआ करती है। संस्कृति क्या होती है? एक व्यक्ति विशेष हुआ करती है। संस्कृति व्यक्ति विशेष होगा जिसके अंदर रहन सहन हो जाता है, उसका वस्त्र हो जाता है, पहनावा आ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं। लेकिन सभ्यता क्या हुआ करती है? सभ्यता एक बड़े क्षेत्र के आधार पर हुआ करती है। बड़े क्षेत्र के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका परिचय की बात करें तो परिचय पहली बात तो यह है कि कितने देशों के अंदर ये फैली हुई है। 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमें कितने शहर प्राप्त हैं, इसके कितने स्थल प्राप्त हैं? तो 2 स्थल प्राप्त हैं, एक तो सुरतगोई और दूसरा कौन सा है? मुंडीगाह। ये 2 स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात अगर हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसा पड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण है तो इसका नामकरण पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु यहां पर क्या है? नदी है। घाटी क्या होता है? जहां पर नदी प्रवाह की जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? घाटी कहा जाता है। और सभ्यता के क्या हो गया? इसका क्षेत्र हो गया। यानी सिंधु नदी जिस क्षेत्र के ऊपर प्रवाह हुआ करती थी, इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी का मतलब प्रवाह क्षेत्र, एक नदी का प्रवाह क्षेत्र ही माना जाता है। चौथी बात अगर हम देखें तो परिचय के अंदर ही पहली बात तो ये होगी कि साहब ये कितने देशों के अंदर फैली हुई है? तो ये 3 देशों के अंदर फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमें कितने शहर मिले हैं? 2 शहर प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात है ये भारत की नहीं साहब, ये पूरे विश्व की है। भारत व विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? भारत व विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है ये? नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। तीसरी बात है ये सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। कैसे युगीन सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी है। कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी इस सभ्यता के अंदर लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ पर यानी अधिकांश हमें यहाँ से बर्तन किसके प्राप्त हुए थे? कांस्य के बर्तन प्राप्त हुए थे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक सभ्यता कैसी है? सुव्यवस्थित नगर यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता। यहाँ से हमें किसी गांव के स्थल प्राप्त नहीं हुए थे, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये पहली सभ्यता है जो पहली बार यहाँ पर खोजा गया था, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना गया है कि सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अधिकांश इसके स्थल हमें कहां से प्राप्त हैं? तो अधिकांश स्थल इसके हमें कहां से प्राप्त थे? सिंधु नदी घाटी का जो प्रवाह क्षेत्र हुआ करता था, इसी प्रवाह क्षेत्र से हमें अधिकांश स्थल प्राप्त हुए हैं। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। अब हम इसके नामकरण के बारे में हम चर्चा कर ली। अब देखते हैं इसके कुछ हमें स्थल हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक स्थल तो हमें कहां से प्राप्त हुए थे? इसके भारत से ही प्राप्त है। लेकिन भारत के अंदर भी अगर हमें अगर नदी विशेष का नाम पूछ लिया जाएगा तो नदी विशेष कौन सी है? सिंधु नदी के आसपास, यानी सिंधु नदी के घाटी के अंदर ही हमें इसके सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन सी नदी के ऊपर? सिंधु नदी। अगर हम इस सिंधु नदी के अंदर स्थलों की बात करें
तो उत्तर दिशा में कौन सा स्थल हमें प्राप्त हुआ है, दक्षिण दिशा के अंदर हमें कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, पूर्वी दिशा के अंदर हमें कौन सा स्थल प्राप्त हुआ था, और पश्चिमी दिशा के अंदर कौन सा स्थल हमें प्राप्त हुआ है। तो कौन सी स्थल है, पश्चिम दिशा के अंदर। उत्तर दिशा के अंदर हमें स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त हुआ था, और वो स्थल था कौन सा, मांडा। कौन सा स्थल है, मांडा। और ये कहां पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर उत्तरतम बिंदु मिला है कौन सा, मांडा हमें प्राप्त है। तीसरी बात, अगर हम दक्षिण के अंदर देखें तो दक्षिण के अंदर हमें मिला था दैमाबाद, दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर ये हमें प्राप्त होता है। अगर पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा के अंदर हमें एक स्थल मिला था कौन सा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर हमें कहां से मिला था, मेरठ, मेरठ यानी यूपी के अंदर। कहां से प्राप्त हुआ था, मेरठ यूपी के अंदर हमें ये प्राप्त हुआ था। अगर पश्चिम दिशा के अंदर, कौन सी दिशा के अंदर है, पश्चिमी दिशा के अंदर अगर हम बात करें तो पश्चिमी दिशा के अंदर हमें एक स्थल में था सुतका गेडोर, सुतका गेडोर। कौन सा स्थल है, सुतका गेडोर। और ये सुतका गेडोर कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान के अंदर भी कहां पर है, बलूचिस्तान में। कौन सा स्थान है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा हुआ हमारा, मांडा है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया, दैमाबाद है। अगर पूर्वी भाग की बात होगी तो पूर्वी के अंदर कौन सा है, आलमगीरपुर है। और पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, यहाँ पर पश्चिमी भाग है सुतका गेडोर है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो कितनी है, 1600 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है पूर्व से लेकर पश्चिम की इसकी लंबाई है। अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण की अगर ये लंबाई पूछ लिया जाता है तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर होगी, 1400 किलोमीटर है। यानी लगभग ये कंप्लीट, यानी जो हमारा बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान का जो प्रांत है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, 5 प्रांत है पाकिस्तान के अंदर है, और ये बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत। तो कंप्लीट यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान से लेकर पूर्व के अंदर आलमगीरपुर जो मेरठ के अंदर है, यूपी के अंदर है, यहां तक है, और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाएगा तो मांडा से लेकर दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, और यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। अगर इसका कुल क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए कि कंप्लीट क्षेत्रफल के अंदर कैसे, पहली बात तो यह है चतुर्भुजाकार आकृति इसकी, त्रिभुजाकार। ठीक है, आकृति कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता की त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। अगर पूछ लिया जाएगा कई बार क्वेश्चन कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो त्रिभुजाकार आकृति थी। अगर इसकी लंबाई की बात, क्षेत्रफल की बात होगी, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल था 12,99,760 वर्ग किलोमीटर, 12,99,760, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आंकड़ों के अंदर पूछ लिया जाए तो आंकड़ों में है 12,99,760। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,660। यानी भारत के क्षेत्रफल का सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो 1/3। उत्तर क्या आएगा, 1/3, यानी 33% है। कितना प्रतिशत हुआ, 33
प्रतिशत है। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर क्षेत्रफल की बात होगी तो क्षेत्रफल कितना है? 12,99,000 यानी लगभग 13 लाख है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है, यानी भारत के क्षेत्रफल का सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 33% या 1/3 है। उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? मांडा हो गया, यहाँ पर अगर नदी है तो वो भी चुनाव है। दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अंदर है। पूर्व के अंदर कौन सा है? आलमगीरपुर यूपी मेरठ के अंदर है। और पश्चिम के अंदर कौन सा है? सुतका गेडोर बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर है। तो ये हमने इसका क्षेत्रफल देखा, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है ये कौन सी ईस्वी के अंदर माना गया है। तो अनेक विद्वानों ने इसके मत अलग अलग दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल को लेकर। किसको लेकर? काल को लेकर। देखते हैं एक बार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम के बारे में हम चर्चा करें। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, क्रम यानी समय। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या मान सकते हैं? समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय को लेकर अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। और इस मत के अंदर ही अगर हम देखें तो एक मत आता है हमारा कौन सा? एनसीईआरटी। और एक आता है हमारा कौन सा? कार्बन 14 के आधार पर। एक कौन सा आता है? कार्बन 14 के आधार पर। तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार इसका कालक्रम क्या माना गया है? और कार्बन 14 जिसको हम C14 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C14 भी बोलते हैं। तो C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना गया है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कालक्रम क्या माना गया है? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। किसके अनुसार? कार्बन 14 के आधार पर, यानी कार्बन C14 के आधार पर। एक पुरातात्विक विभागों के एक सम्मेलन, विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन शिकागो के अंदर हुआ था। और इस शिकागो के अंदर ही C14 के जो शिकागो सम्मेलन हुआ था इसी को हम बोलते हैं कार्बन 14। और इसी कार्बन 14 के अनुसार कौन सी वस्तु कितनी प्राचीन है इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? कार्बन 14 के आधार पर। अगर एनसीईआरटी के अनुसार पूछ लिया जाए कि एनसीईआरटी ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना माना है, तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के अनुसार कितना माना गया है? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। और कार्बन 14 या जिसको हम C14 भी कहा जाता है, इसके अनुसार इसका कालक्रम कितना माना गया है? 2350 से 1750। एक था जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति भी बताई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करता भी कहा जाता है। किसको? जॉन मार्शल को। इस जॉन मार्शल ने बताया था इसका कालक्रम है 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल ने बताया था। और जॉन मार्शल वही व्यक्ति है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी इसके बारे में किसने मत दिया था? जॉन मार्शल का मत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इसी के अंदर अगर हम देखें तो एक व्हीलर और था, मार्टिन व्हीलर और मार्टिन व्हीलर ने इसका कुल काल माना है 2750 से लेकर 2350 ईसा पूर्व। 2350 से ईसा पूर्व माना गया।
तो इसके काल को लेकर अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत माने हैं। किसके अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता के काल को लेकर। अब यहां पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी काल के लेकर अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो किसी ना किसी विद्वान का नाम देगा। अगर वैसे ही पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना है, तो हमें कार्बन 14 वाला बताना है। और एक कार्बन 14 वाला कौन सा था? 2350 से लेकर 1750 से ऑथेंटिक है। इसी 2350 से लेकर 1750 में माना जाएगा। अगर किसी विद्वान विशेष का नाम देकर अगर कालक्रम पूछ लिया जाएगा तो एनसीईआरटी के अनुसार तो कितना माना गया है? 2500 लेकर 1750। और जॉन मार्शल के अनुसार कितना माना गया है? जॉन मार्शल वही व्यक्ति है जिसको मैंने आपको बता दिया है। तो 3250 से लेकर 2750 है। और मार्टिन व्हीलर के अनुसार कितना माना गया है? 2750 से लेकर 2350 से माना गया है। अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर उत्पत्ति कैसी हुई और इसका सामाजिक प्रवेश कैसे था, जहां से हमें क्या क्या प्राप्त, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।